जूलियन बार्न्स के नॉवेल दी ओनली स्टोरी पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ अकादमिक लेख और कुछ बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेक्चर हैं जिन्होंने इस नॉवेल का विश्लेषण किया है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो मतलब सीधा दिल पर लगता है। हाँ। क्या आप ज्यादा प्यार करना और ज्यादा तकलीफ सहना पसंद करेंगे या कम प्यार करना और कम तकलीफ सहना? तो आज हम इसी सवाल को लेकर इस नॉवेल की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि बार्न्स हमें कहाँ ले जाते हैं। बिल्कुल। और ये सवाल सिर्फ एक हुक नहीं है, ये पूरे नॉवेल की आत्मा है, कह सकते हैं। अच्छा। आज हम यही देखेंगे कि बार्न्स कैसे कहानी कहने के अंदाज को तोड़ते मरोड़ते हैं और कैसे वो प्यार, याददाश्त और जिम्मेदारी जैसे भारी भरकम विषयों की परतें खोलते हैं। ये नॉवेल आपको कोई आसान जवाब नहीं देगा, बल्कि आपके मन में और भी गहरे सवाल छोड़कर जाएगा। चलिए सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जिससे मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। बताइए। कहानी सुनाने का तरीका। मतलब मैंने ऐसा पहले कभी नहीं पढ़ा कि कहानी कहने वाला जो पॉल है वो एक ही कहानी में कभी मैं बनकर बात करता है, हाँ, फिर अचानक तुम कहने लगता है और आखिर में तो वह पर ही पहुंच जाता है। बिल्कुल। ये क्या हो रहा है? क्या लेखक हमें जानबूझकर कंफ्यूज करना चाहता है? देखिए, ये कंफ्यूज करने से ज्यादा पॉल के दिमाग के अंदर ले जाने की एक बहुत ही चालाक तकनीक है। अच्छा। हाँ, एक एकेडमिक लेख में इसे ड्रिफ्टिंग नरेशन यानी खिसकती हुई कहानी का नाम दिया गया है। ड्रिफ्टिंग नरेशन। ये असल में पॉल की अपनी ही प्रेम कहानी से बढ़ती हुई भावनात्मक दूरी का नक्शा है। ओके। सोचिए, पहले हिस्से में जब प्यार नया है, जुनून है, तब वो मैं है, वो उस कहानी के केंद्र में है। मैंने ये महसूस किया, मैंने ये किया। हाँ, वो दौर जब वो 19 साल का था और 48 साल की सूजन के प्यार में पूरी तरह डूबा हुआ था। आता है दूसरा हिस्सा, जब रिश्ते में मुश्किलें शुरू होती हैं, सूजन की शराब की लत सामने आती है, तब वो तुम का इस्तेमाल करता है। तुमने ये देखा? हाँ, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। ये ऐसा है जैसे वो शीशे में खुद को देख रहा हो और खुद को ही डांट रहा हो या सलाह दे रहा हूं। हाँ, मतलब वो खुद से एक कदम पीछे हट गया है। बिल्कुल। और तीसरा हिस्सा तो सबसे ज्यादा दुखद है, जब सब कुछ बिखर चुका है। हाँ, और तब वो वह पर आ जाता है। वह लंदन चला गया, उसने ये किया। अब वो अपनी कहानी ऐसे सुना रहा है जैसे वो किसी और की हो, किसी अजनबी की। हाँ, कोई अजनबी हो। ये दिखाता है कि वो उस दर्द और उन यादों से कितना कट चुका है कि वो उसे मैं कहकर अपनाना ही नहीं चाहता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो सब पॉल की यादों से छन कर आ रहा है। एग्जैक्टली। और वो खुद भी मानता है कि यादें भरोसेमंद नहीं होती। एक जगह वो कहता है कि उसने कभी डायरी नहीं रखी, लेकिन फिर फौरन पलट जाता है और कहता है कि ये पूरी तरह सच नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि पॉल झूठ बोल रहा है? क्या हम उसकी किसी भी बात पर यकीन कर सकते हैं? जरूरी नहीं कि वो सीधे सीधे झूठ बोल रहा हो। साहित्य में इसे अविश्वसनीय नैरेटर कहते हैं। अनरिलायबल नैरेटर। हाँ, आप ऐसे सोचिए, जब हम अपने किसी पुराने रिश्ते या स्कूल के दिनों की कहानी सुनाते हैं तो क्या हम उसे बिल्कुल 100% सच सुनाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। या हम अपनी गलतियों को थोड़ा कम करके और अपनी अच्छी बातों को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं? हाँ, जाहिर है, हर कोई अपनी कहानी का हीरो बनना चाहता है। बार्न्स वही दिखा रहे हैं। पॉल हमें सच नहीं बता रहा, वो हमें अपनी यादों का सच बता रहा है। और यादें तो समय, दर्द और अपराध बोध के साथ बदलती रहती हैं। इसलिए ये नॉवेल हमें एक बनी बनाई कहानी नहीं देता, बल्कि ये पाठक को एक जासूस बना देता है। सही कहा, जिसे सुरागों को जोड़कर खुद समझना होता है कि असल में हुआ क्या होगा। और इस कहानी का दिल है पॉल और सूसन का रिश्ता। मतलब 1960 के दशक का इंग्लैंड, एक लड़का जो अभी दुनिया देख ही रहा है और एक अधेड़ उम्र की शादीशुदा औरत जो अपनी जिंदगी से नाखुश है। ये रिश्ता तो अपने आप में ही एक तूफान को दावत देने जैसा था। बिल्कुल। और यहीं पर नॉवेल के जुनून यानी पैशन वाले हिस्से पर बात करना जरूरी है। एक वीडियो लेक्चर में इस शब्द की जड़ पर बहुत दिलचस्प बात कही गई थी। अच्छा? ये लैटिन शब्द पैटियोर से आया है, जिसका मतलब होता है पीड़ा सहना। अरे वाह, ये तो बहुत ही निराशावादी सोच है। क्या इसका मतलब ये है कि सच्चा प्यार हमेशा दुख ही देता है? क्या नॉवेल में कोई उम्मीद है ही नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नॉवेल तो यही दिखाता है कि जब आप खुद को पूरी तरह किसी रिश्ते में झोंक देते हैं तो दर्द उसका हिस्सा बन ही जाता है। पॉल का शुरुआती प्यार एक खुशनुमा एहसास था, लेकिन जैसे जैसे सूजन की शराब की लत और मानसिक हालत बिगड़ती है, वही प्यार एक बोझ बन जाता है। सही बात है। पॉल बाद में सोचता है कि
प्यार कैसे दया और गुस्से के एक अजीब से घोल में बदल जाता है। हाँ, वो हिस्सा बहुत ही असली और परेशान करने वाला है। वो सूजन की देखभाल करना चाहता है पर उसकी हालत देख के उसे गुस्सा भी आता है। वो प्यार की कोई फिल्मी तस्वीर नहीं है, बल्कि बहुत ही कच्ची हकीकत है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए नॉवल के अंत में पॉल अपनी डायरी की एक एंट्री का जिक्र करता है जो उसने सालों से नहीं काटी। हाँ, वो लिखता है, मेरी राय में हर प्यार, चाहे वो खुशी भरा हो या दुख भरा, एक असली तबाही है जब आप खुद को पूरी तरह से उसमें झोंक देते हैं। तबाही, ये बहुत मजबूत शब्द है। है ना? इसका मतलब है कि वो अनुभव आपको हमेशा के लिए बदल देता है, आपको तोड़ के फिर से बनाता है। ये मुझे नॉवल के एक और बड़े सवाल पर ले आता है, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी। पॉल अक्सर सोचता है कि जीवन को देखने के दो तरीके हैं। एक, कि हम अपनी नाव के कप्तान हैं और अपने फैसले खुद लेते हैं। और दूसरा कि हम बस एक नदी में बहते हुए लकड़ी के लट्ठे हैं, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। और वो पूरी कहानी में इन दोनों विचारों के बीच झूलता रहता है। बिल्कुल। जब चीजें अच्छी होती हैं तो वो कप्तान होता है, जब चीजें बिगड़ती हैं तो वो कहता है कि हालात ही ऐसे थे, वो तो बस बहता चला गया। हाँ। एक वीडियो सोर्स में इसकी तुलना क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म मेमेंटो से की गई थी। मेमेंटो? वो कैसे? मेमेंटो में भी यही सवाल है कि अगर आपकी याददाश्त ही भरोसेमंद नहीं है तो आप अपने कामों के लिए नैतिक रूप से कितने जिम्मेदार हैं। अच्छा। पॉल भी यही करता है। वो अपनी यादों को इस तरह से पेश करता है कि उसकी जिम्मेदारी कम लगे। वो ज्यादातर दोष सूजन के पति गॉर्डन पर डालता है। हाँ, गॉर्डन पर। हाँ, वो चेन वाला मेटाफोर भी तो है कि अगर एक जंजीर की कड़ी टूटती है तो क्या दोष सिर्फ उस एक कड़ी का है, या उस खिंचाव का जो शायद बहुत दूर किसी और कड़ी से आ रहा था। हाँ, पॉल के लिए वो पहली खराब कड़ी हमेशा गॉर्डन था, जिसने सूजन के साथ बुरा बर्ताव किया। बिल्कुल। दूसरों को दोष देना हमेशा आसान होता है, लेकिन अब इसे उस ड्रिफ्टिंग नरेशन से जोड़कर देखिए जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अच्छा, तो जो हमने पहले बात की थी कि पॉल कहानी में मैं से वह पर चला जाता है। हाँ। क्या ये भी उसकी जिम्मेदारी से भागने का एक तरीका है कि मैंने कुछ नहीं किया, उसने किया? बिल्कुल, ये एक बेहतरीन कनेक्शन है। उसका खुद को कहानी से बाहर निकालना, एक तीसरे व्यक्ति की तरह बात करना, ये दिखाता है कि वो उस दर्द और उन फैसलों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। ये कहने जैसा है कि ये मेरे साथ नहीं हुआ, ये उस लड़के के साथ हुआ था जो मैं कभी हुआ करता था। लेकिन वो अंत में ये बहानेबाजी छोड़ देता है ना? हाँ, बिल्कुल। नॉवेल के अंत में वो साफ साफ खुद को कायर कहता है। वो मानता है कि जब सूजन को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो भाग गया। इस पूरी गंभीर बातचीत के बीच में एक बहुत ही अजीब और मजेदार चीज है। क्या? क्रॉसवर्ड पहेली। इसका जिक्र बार बार आता है। ये सिर्फ एक टाइम पास तो नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक अकादमिक सोर्स बताता है कि पॉल के लिए क्रॉसवर्ड पहेली दुनिया की उलझनों और अराजकता को एक छोटे सुलझे हुए डिब्बे में बंद करने की कोशिश है। अच्छा। ये एक विश्वास है कि हर सवाल का एक सही जवाब होता है, हर समस्या का एक समाधान होता है। अगर आप काफी सोचें तो आप खाली जगहों को भर सकते हैं। हाँ, ये दुनिया पर काबू पाने का एक तरीका है। लेकिन मजे की बात तो तब होती है जब सूसन की दोस्त जॉन की एंट्री होती है। हाँ, वो तो बिल्कुल अलग ही किरदार है। वो जानबूझकर क्रॉसवर्ड में चीटिंग करती है, जवाब देख के भर देती है। उसका क्या लॉजिक है? जॉन का किरदार बहुत दिलचस्प है। जब पॉल उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों करती है, तो वो कहती है कि जब जीवन में किसी भी चीज का कोई मतलब ही नहीं है तो सही जवाब ढूंढने का क्या मतलब। वो पॉल के विश्वास को पूरी तरह से तोड़ देती है। पॉल को लगता है कि दुनिया में एक व्यवस्था है, और जॉन कहती है कि सब कुछ बेतरतीब और अर्थहीन है। मतलब उसका लॉजिक ये है कि जब पूरी दुनिया ही बेकार है तो एक छोटे से गेम में ईमानदार रह के क्या मिलेगा। एक तरह से उसकी बात में दम भी है। सही कहा। और यही चीज उसे सूजन से अलग बनाती है। वो कैसे? जहां सूजन जिंदगी के दुखों से टूटकर शराब में डूब जाती है, वहीं जॉन एक तरह की उदासीनता अपना लेती है। वो कहती है, ठीक है, दुनिया बेकार है तो मैं नियमों को अपने हिसाब से मोड़ लूंगी। वाह। उसके लिए क्रॉसवर्ड में चीटिंग करना दुनिया के बड़ी अव्यवस्था से बचने का एक छोटा सा तरीका है। वो लड़ती नहीं है, वो बस सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। तो इन सब बातों को समेटें तो हम कहाँ पहुंचते हैं? ये नॉवल हमें क्या सिखाता है? मुझे नहीं लगता कि बार्न्स हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। वो हमें एक अनुभव से गुजारना चाहते हैं। एक अनुभव? हाँ,
तो ओनली स्टोरी हमें दिखाती है कि यादें कितनी धोखेबाज हो सकती हैं, कैसे जुनून भरा प्यार आपको बना भी सकता है और मिटा भी और सकता है। कैसे जिम्मेदारी एक ऐसा आईना है जिसमें हम अक्सर देखने से डरते हैं। बिल्कुल। और ये कोई आसान या खुश करने वाला अनुभव नहीं है। ये हमें प्यार और जीवन की कोई गुलाबी तस्वीर नहीं दिखाता, नहीं, बल्कि उसकी मुश्किल और उलझी हुई सच्चाई से सामना करवाता है। बिल्कुल। ये हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी की कहानियां खुद को और दूसरों को कैसे सुनाते हैं। हम अपनी यादों में से क्या चुनते हैं और क्या छोड़ देते हैं, और जब कुछ गलत होता है तो हम किसे जिम्मेदार ठहराते हैं, हालात को, दूसरों को, या कभी-कभी खुद को। ये नॉवल खत्म होने के बाद भी जहन में घूमता रहता है। और एक आखिरी सवाल है जो पॉल खुद से पूछता है, और शायद लेखक हमसे पूछ रहा है। वो सोचता है, क्या जीवन खूबसूरत है पर दुखद, या दुखद है पर खूबसूरत? इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, और शायद इस नॉवल को पढ़ने के बाद हर कोई अपने लिए एक अलग जवाब चुनेगा।